यूनानी आक्रमण। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? धनानंद। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जोसेफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताया है। भद्दसाल उसका सेनापति था। दूसरा प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। हुन राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। हुन राजा तोरमान औलिकर राजा प्रकाश वर्मन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हुन आक्रमण का नेता तोरमान था। मध्य भारत के एरण्य नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमान की 2 मुहरें मिली हैं। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिरकुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मौर्य साम्राज्य। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहद भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक ने अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है।
मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने मुद्राक्षस पर टीका लिखी। मुद्राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक। 5वां प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है, राजनीति पर। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति व्याख्या करते हैं, इसे अलावा इसे सप्तम सिद्धांत, स्वामी आत्मा, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र की व्याख्या मिलती है। अर्थात अर्थशास्त्र में तकनीकी, प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीति नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरक्षर एवं मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशे अपना सकता था। अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुषास्प इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनाई। इस प्रांत को अनार्त तथा सुराष्ट्र कहा गया है। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? 13वें अभिलेख में कलिंग का वर्णन है। 13वें अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख चेदीराज खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका।
श्रीलंका भारत के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। इन राज्यों का प्रत्यायत्न या सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था। बिहार के पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ है। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसी लाजा मगध संघ अभिवादेतुंदम आहा। यही अभिलेख अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित होते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश नैतिक संहिता थी। राज्य के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई। अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख में मगध से संदेश देता है। आप अपासीवे बहुकायाने दयादाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धम्म का मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही विकल्प ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उससे देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपलब्धियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। शिलालेख 14 भिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरगुड़ी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइकेना लिपि में लिखा गया
द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लग्धमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंसेप 1835, ग्रोटेफेड 1836, लेसेन 1838 आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत का लिपि था। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 में अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यकवंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में की गई। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा सम्राट था जिसके बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य से किसने विश्वास किया? रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीविकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाट आदि गुफा प्रमुख है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीनतम काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्जी संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यह बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल में
हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे।